गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं आज। अभी तक हम माइक्रो अकाउंटेबिलिटी देख रहे थे, उसमें माइक्रो मैक्रो सारी चीज़ें देखी। अब हम माइक्रो अकाउंटेबिलिटी में वॉइस और एग्जिट समझेंगे कि वॉइस और एग्जिट का मतलब क्या है माइक्रो अकाउंटेबिलिटी में। ठीक है, पहले वॉइस समझेंगे फिर एग्जिट समझेंगे। तो एक एक करके एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए, वॉइस को समझते हैं। क्या होता है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सर्विस जो है ठीक नहीं दे रहा है, इसका सर्विसिंग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो खराब दे रहा है। तो क्या करेगा ग्राहक, क्या करेगा, सीधे इससे शिकायत करेगा। अब सर्विस प्रोवाइडर में कौन कौन हो सकता है? सरकारी कर्मचारी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है, टीचर हो सकता है, मैं हो सकता हूँ। जैसे आप कमेंट में लिख दे कि आप इस तरीके से ये चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हो गई हैं, ठीक है। तो ये है सर्विस प्रोवाइडर। और जो ग्राहक है वो सीधे सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत कर दे कि आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, ये ग्राहक अपनी वॉइस उठा रहा है, रेज कर रहा है, इसी को बोलते हैं वॉइस। ठीक है, शिकायत के क्रम में। अब देखिए, ग्राहक या नागरिक अपनी बात रखने का अधिकार होता है उसको। अपनी बात ही तो रख रहा है ना। जब आप सर्विस ढंग से नहीं दे रहे तो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी बात रख रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक टीचर है, टाइम पे नहीं आ रहा है, स्कूल खुला हुआ है, टाइम पे नहीं आ रहा है, जब भी उल्टा सीधा पढ़ा रहा है, टाइम पे नहीं पहुंच रहा है। तो जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो क्या करते हैं, स्कूल में पहुंचते हैं कि अब टाइम पे नहीं आते हैं, बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे का भविष्य गड़बड़ हो जा रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इन्होंने सीधे टीचर से शिकायत की। इसने नहीं सुना, प्रिंसिपल के पास चले गए। तो क्या हुआ, वॉइस रेज किया इन्होंने, ठीक है, कि ठीक से नहीं पढ़ा रहे, स्कूल पे टाइम से नहीं आ रहे। तो पेरेंट्स ने अपना वॉइस रेज किया, आवाज उठाई। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई सरकारी डॉक्टर है, क्लिनिक पे टाइम पे नहीं आ रहा है, सरकारी हो चुका है, सरकार पैसा दे ही रही है, बस जाके हाजिरी मार दे रहा है, बस हो गया काम, बायोमेट्रिक लगा दिया, काम हो गया। ठीक से क्लिनिक पे टाइम पे नहीं जा रहा है, पहुंच भी रहा तो पहुंच पे जाके बायोमेट्रिक करके भाग जा रहा है कहीं। ठीक है, तो अपना सरकार एक प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहा है, सरकारी तो चला ही रहा है, प्राइवेट भी चला रहा है। और जो भी सरकारी मरीज यहाँ पे आ रहे हैं सरकार की तरफ से फायदा लेने के लिए, ये इनको बोल रहा है हमारे क्लिनिक पे आइए, यहाँ पे सर्विस है ही नहीं। ठीक, मैनिपुलेट भी कर रहा है, ये सारी हरकतें कर रहा है। तो क्या कर रहा है, सिटीजन क्या करेगा, शिकायत करेगा सीधा। गवर्नमेंट पोर्टल होंगे, उस पर जाकर शिकायत करेगा कि देखिए ये डॉक्टर इस तरीके की हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये अपना वॉइस रेज करेंगे, उठाएंगे आवाज, शिकायत करेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वेबसाइट होते हैं, बहुत सारे मोबाइल ऐप है, वहां पे जाके क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। तो ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो बना होता है ना, ये वॉइस का एग्जांपल है। वॉइस का एग्जांपल कि अपनी आवाज उठाइए, अपनी शिकायतें जो भी है, ऐसा मैकेनिज्म गवर्नमेंट का बना हुआ है, आप यहाँ पे शिकायत करिए। ठीक है, क्या है ये, माइक्रो अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल। माइक्रो अकाउंटेबिलिटी में वॉइस, माइक्रो अकाउंटेबिलिटी में वॉइस, और वॉइस का एग्जांपल क्या है, ये सब ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, गवर्नमेंट के पोर्टल वेबसाइट होते हैं ना, जाते हैं आप, फॉर्म फिलअप करते हैं, ये फला व्यक्ति है, इस तरीके की हरकतें किया हुआ है, आप भेज देते हैं, गवर्नमेंट के संज्ञान में आ जाता है। तो ये क्या है, माइक्रो अकाउंटेबिलिटी है, एक पर्टिकुलर डॉक्टर ने क्या किया है। ठीक है, अब समझेंगे एग्जिट। हमने क्या देखा, माइक्रो अकाउंटेबिलिटी में वॉइस देखा, अब एग्जिट देखिए। मान लीजिए आप कंज्यूमर है, ठीक, एक सर्विस प्रोवाइडर है। अब सर्विस प्रोवाइडर जो है ठीक से, ये एक्स सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक से सर्विस नहीं दे रहा है। ठीक है, आप क्या किए, एग्जिट कर गए, मतलब यहां से छोड़ के एक दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास चले गए, वाई सर्विस प्रोवाइडर है, इससे सर्विस लेने लगे। ठीक, सर्विस ठीक से नहीं दे रहा है, तालमेल कर रहा है। ठीक है, तो आप रन कर गए दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे, तो ये क्या किया, आप एग्जिट कर गए यहाँ से। तो ये जो आपने एग्जिट किया, तो इस सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि इसको अपनी जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी बढ़ानी होगी, कम दाम करना होगा, बेहतर करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जिट। जब कंज्यूमर को लग जाता है कि ये एक्स सर्विस प्रोवाइडर ठीक से सर्विस नहीं दे रहा है, तो हम दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे, या महंगा दे रहा है या तालमेल कर रहा है, तो हम दूसरे के पास चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जिट। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी देंगे। मान लीजिए एक गांव है जिसका नाम है विकासपुर। विकासपुर में एक डॉक्टर है, ठीक है, एक एक्स डॉक्टर है। तो क्या कर रहा है, सर्विस ठीक से नहीं दे रहा है, काम नहीं ढंग से कर रहा है, दवाइयां महंगी दे रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो क्या किए आप मरीज हैं, आप जंप करके दूसरे डॉक्टर के पास, ये सारे सर्विसेज बेहतर करके दे रहा है, कम दाम पे दे रहा है। ठीक है, तो क्या किया, यहाँ से एग्जिट कर गए। तो इस पे प्रेशर क्रिएट हो गया कि दवाइयां ठीक से दे, क्वालिटी वाला दे, ज्यादा महंगा ना दे। इसको बोलते हैं एग्जिट हो जाना। एग्जाम्पल समझते रहिएगा। ठीक है, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे टेलीकॉम हो गया, एक बैंक हो गया। ठीक है, टेलीकॉम कंपनी और बैंक क्या करते हैं, ये मान लीजिए टेलीकॉम कंपनी या बैंक समझ लीजिए।
यहाँ पे ये सर्विसेज दे रही हैं। बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है, मान लीजिए बैंक समझ लीजिए, बैंक में आपने खाता खुलवाया है। अब बैंक क्या करे, हर छोटी-मोटी चीज़ पे आपके एटीएम कार्ड है आपके पास, आपने बाउंडेशन लगा दिया कि अब 3 बार निकालेंगे, 3 बार से ज़्यादा निकाला तो आप पे पेनल्टी लगेगी, आप पे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे भरिए 3 महीने में, 3 महीने के बाद आप पैसा निकालेंगे तो इतना भरेंगे। तो हर जगह अमाउंट लगा रहा है, पैसा ले रहा है और इससे बहुत ज़्यादा कमा रहा है। तो इसकी सर्विसेज क्या है, नहीं पसंद आई आपको, आप एक कंज्यूमर है, आप दूसरे बैंक में चले गए, यहाँ से खाता ही बंद करवा दिया। बहुत सारे लोग मेजोरिटी में लगे खाता बंद करवाने, यहाँ से दूसरे बैंक में जम कर गए। ये सर्विस बेहतर दे रहा है, ये बैंक सर्विस बेहतर दे रहा है, इतने चार्जेस नहीं लगा रहा है ये, तो आप क्या करेंगे, इधर जम कर जाएंगे। ये होता है एग्जिट करना। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट हो गया कि जो ये नाटक कर रहा था अभी तक, एटीएम पे भी, एटीएम 3 बार से निकल रहा है, एटीएम उससे ज्यादा निकाले तो पैसा देना पड़ेगा, हर जगह चार्जेस लगा रहा है, तो क्या करेगा, इसको सुधारना पड़ेगा अपना। तो आप एग्जिट करके दूसरे बैंक में चले गए, खत्म बात। ठीक है, तो ये माइक्रो अकाउंटेबिलिटी का एग्जाम्पल है, वॉइस और एग्जिट करना। वॉइस से क्या होता है, वो रेड्रेसल ग्रीवनांस रेड्रेसल मैकेनिज्म बना हुआ है, जिससे आप अपनी वॉइस, अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। एग्जिट क्या है, एग्जिट से जहां से आपने सर्विसेज छोड़ी है उस कंपनी या उस टेलीकॉम पे प्रेशर क्रिएट होता है कि वो अपनी सर्विस क्वालिटी बेहतर करे, तो बोलते हैं एग्जिट कर देना। गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं टेलीकॉम वगैरह वाले, अगर वो सर्विस ठीक से नहीं दे रहे हैं, दूसरी जगह जम करके जो बेहतर सर्विस दे रहा है, कम दाम में दे रहा है, तो इस पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि बेहतर करो। एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी है, आपने इसको अकाउंटेबल किया कि अपने सर्विसेज बेहतर करो। और वॉइस में क्या हुआ, आपने शिकायत करके उसको अकाउंटेबल करने की कोशिश करी। अब देखिए मैक्रो अकाउंटेबिलिटी, माइक्रो हो गया, यह है माइक्रो अकाउंटेबिलिटी। माइक्रो अकाउंटेबिलिटी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में क्या, कि देश के पैसे उससे का ऑडिट करना। कौन करता है, कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, सरकारी खर्चों का ऑडिट करके रिपोर्ट देती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी है, एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी ही है फंड। अकाउंटेबल बनाती है, क्या करती है, अकाउंटेबल बनाती है गवर्नमेंट को कि ठीक से रहो, नहीं तो जो पैसा तुमने खर्चा किया ना उसका हिसाब कर देंगे और जनता के सामने रिपोर्ट रख देंगे, संसद के सामने। ठीक है, और पर्सनैलिटी है एक सी गोपालाचारी। ठीक है, कौन थे ये, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, इनको राजा जी बुलाते थे लोग, राजा जी। ठीक है, ये क्या मानते थे, ये कहते थे कि वित्तीय अनुशासन और मितव्ययता पे जोर दो, यानी ज्यादा पैसा खर्चा मत करो, जितना जरूरत है उतना ही खर्चा करो। ये नहीं कि आईएमएफ से पैसा उधार लिया है, वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लिया है और आप क्या खा पी के उड़ा दिया, ये मत करिए, जितना जरूरत है उतना ही खर्चा करिए और वित्तीय अनुशासन जरूर रखिए। तो इस पे जोर देते थे। तो ये क्या कर रहे हैं, सी राजगोपालाचारी अकाउंटेबल बना रहे हैं कि थोड़ा अकाउंटेबल रहो भाई, इतना उड़ाओगे पैसा तो हिसाब देना पड़ेगा, उल्टी सीधी हरकतें मत करो। दूसरा क्या आता है, इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी। कैसा, मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है और उसके जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के, उससे जो देश की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा है। आपने कोई पॉलिसी बना दी गवर्नमेंट ने उठा के और बहुत ज्यादा पैसा, बजट पास हुआ, पैसा खर्च किया। अब ये देखा जाएगा कि कंट्री पे, कि इकोनॉमी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ पड़ा भी कि नहीं पड़ा, पॉजिटिव पड़ा, नेगेटिव पड़ा। ये होता है इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ देखा जाएगा, पॉवर्टी रिडक्शन देखा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि ये जो गोल आपने सेट किया है कि हमारे देश की जो डेवलपमेंट है वो बढ़े, ग्रोथ बढ़े, पॉवर्टी खत्म हो, रोजगार जो है जनरेट हो, ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये गोल अचीव हो रहा है कि नहीं, इसके प्रति अकाउंटेबल बनाना। ठीक है, देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि कोई मान लीजिए ए देश है, ठीक, और देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहा है, यानी खुद लोग स्वरोजगार कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ये हो रहा है उस देश में, तो लोग बोलेंगे कि खुद लोग मालिक बन रहे हैं, सब बहुत अच्छी बात है कि चलो सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उस देश में। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं इसको सही नहीं मानते कि किसी भी देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमिस्ट लोग ये बोलते हैं कि ये देश के लिए खतरे का साइन है। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कोलैप्स कर चुकी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है, इसीलिए सब लोग अपना आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ चालू कर दे रहे हैं, यानी गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मामले में। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी के मामले में, खासकर इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी के मामले में ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं, पॉवर्टी रिडक्ट हुआ कि नहीं, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात है ये हो रहा है या नहीं, उधार पैसा ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, असेट जनरेट कर रहे हैं कि नहीं, खा पी के उड़ा तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये सब होता है। जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, ये सब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकाउंटेबिलिटी के एग्जाम्पल्स है कि
कितने अकाउंटेबल है वहाँ की गवर्नमेंट, कोई पॉलिसी बनाई, पैसा खर्चा किया, और ये सब देखा जाता है, ये सब हुआ कि नहीं हुआ, सब बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसका मतलब ये अकाउंटेबल नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी तय करती है। आपके ग्रोथ रेट आए हैं, इस पे बहुत सारी रिपोर्ट आ जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है, इस पे बहुत सारी रिपोर्ट आ जाएंगी, लोग देख लेते हैं, पता चल जाता है कि कितना काम हुआ है। ठीक है, और एक एग्जांपल लीजिए, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये क्या करती है, जितने भी देश होते हैं, जो भी आईएमएफ से जुड़ा हुआ है, ये क्या करते हैं, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जो बनाए होते हैं कि 5 साल में हम ये कर देंगे, धुआंधार मचा देंगे, तो उस पॉलिसी का ये क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं बैठ के, फिर एक रिपोर्ट पेश करते हैं, समीक्षा करेंगे, फिर रिपोर्ट दे देंगे कि देखिए ये देश है, आने वाले 1 साल में हो सकता है इसकी ग्रोथ रेट लिखते हैं पेपर में 9.6 7.3 ऐसे करके डेटा देते हैं। तो ये मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये देश कहाँ जाने वाला है आने वाले 5 सालों में। ठीक है, तो ये क्या है, एक अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं, ये रिपोर्ट दे रहे हैं, तो देश क्या है, देश अपना ये रिपोर्ट देख के थोड़ा सा हालात समझे, अकाउंटेबल बनाने की कोशिश। एक है सोशल अकाउंटेबिलिटी, देखिए जिसमें इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, समाज के सभी वर्गों का, अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है तो ये देखा जाता है कि समाज के सभी वर्ग, जैसे कमजोर और जो हाशिए पर है, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बस गवर्नमेंट चिल्ला रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो अपने मूड में लगी है कि अपना ही विकास, बाकी सब क्या भाड़ में। जब कैमरा खुलता है तो चिल्लाते हैं सबका साथ सबका विकास, जब कैमरा खत्म बंद होता है तो कहते हैं चलो भाई हो गया आज का पूरा हो गया कोटा। ये तो नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो समाज के कमजोर वर्ग, हाशिए पे पड़े लोग हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो सोशल अकाउंटेबिलिटी में ये देखा जाएगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो सामाजिक न्याय, समानता, समावेशन, एक तरीके से जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं, ये प्राप्त हो पा रहा है कि नहीं, अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं सबका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। सोशल अकाउंटेबिलिटी में ये देखा जाता है। अगर कोई, ये पूरा पैरामीटर है, एक सब तरीके से प्रियम्बल को पैरामीटर मान लीजिए, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है तो प्रियम्बल में जितने भी बताए गए हैं वैल्यूज, वो सुनिश्चित हो रहे हैं कि नहीं उस पॉलिसी से। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है, कुछ इसका उत्तर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि सोशल अकाउंटेबल नहीं है गवर्नमेंट। तो सोशल अकाउंटेबल कब होगा, जब सामाजिक न्याय, समानता, समावेशन होगा। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट हो, माइनॉरिटी वेलफेयर हो, पॉवर्टी रिडक्ट हो, ये सब सुनिश्चित हो तो सोशल अकाउंटेबल है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जांपल ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बहुत बार बोला हुआ है कि राइट टू एजुकेशन जो है, ये सारी चीजें, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, ये सब सुनिश्चित करवाओ, कान खींच के कहा है। ठीक है, यानी अफर्मेटिव एक्शन लो। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास एकदम नहीं है, तो दोनों को एक पायदान पर रख के मत तोलो, जिसके पास दोनों को थोड़ा सा अंतर करो, ये है अफर्मेटिव एक्शन। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। ठीक है, तो ये सोशल अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल बनेगा। इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं, ये देखा जाता है कि इसमें इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ये चेक करते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रही है, इन्वायरमेंटल अकाउंटेबल है या नहीं, ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जिसे सीओपी मीटिंग कहते हैं, हर साल होता है ना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये सब सुनिश्चित हो रहा है या नहीं, या फिर बस जाके बड़े बड़े मंचों में चाय समोसा खा के चले आ रहे हैं और खर्चा भी बढ़ा रहे हैं, जनता के जो टैक्स के पैसे हैं उससे मीटिंग उटिंग आप लोगों ने करा लिया, चाय समोसा भी उड़ा लिया, उसके बाद जमीन पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या मतलब है उसका? हाँ, हम कह रहे हैं 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पाना है, हो गया तो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आपने चाय समोसा टैक्स के पैसे बस उड़ाए हैं और कुछ नहीं, और ये हुआ ही नहीं, उल्टा ही दिख रहा है इसका, तो आप इन्वायरमेंटली अकाउंटेबल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अगर हो रहा है तो ठीक है। एक पर्सनालिटी का एग्जांपल है सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन के प्रणेता ही है। चिपको आंदोलन क्या, पेड़ से चिपक जाना, कि बुलडोजर अगर चलता है हमारे ऊपर काटने पीटने के लिए पेड़ को, तो हमको भी काट दो, पीट दो, पेड़ को ऐसे पकड़ के चिपक जाते हैं, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो ये क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा जी का इन्वायरमेंटल के प्रति अकाउंटेबल था, ये अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित कर रहे थे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, लीगल अकाउंटेबिलिटी में देखिए, ये सब माइक्रो अकाउंटेबिलिटी में चल रहा है। माइक्रो में क्या था, वॉइस एग्जिट, ये माइक्रो में चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, सरकार और सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको क्या बोला जाता है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें वो। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें तो ये अकाउंटेबल रहेंगे, लीगल।
जैसे भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारियां हो गई, आरोप पत्र दायर करना, अदालत द्वारा किसी सरकारी आदेश को रद्द कर देना, ये लीगल अकाउंटेबिलिटी है। ये सब लीगल अकाउंटेबिलिटी के एग्जाम्पल मान लीजिए। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आरोप पत्र दायर करना, सारा प्रोसीजर ठीक रखना, अदालत द्वारा किसी सरकारी आदेश को रद्द कर देना, ये लीगल अकाउंटेबिलिटी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लीगल अकाउंटेबिलिटी का, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू प्रिंसिपल। क्या होता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? कानून और सरकारी कार्यवाही की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यहाँ पे हमने कानून तो सुना ही होगा, लेकिन सरकारी कार्यवाही जो गवर्नमेंट एक्शन लेती है वो संवैधानिक थी या नहीं थी, उसकी संवैधानिकता की जांच करती है। ठीक है, तो ये लीगल अकाउंटेबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण, जुडिशियल रिव्यू। कनेक्ट करते रहिएगा। अब देखिए, मेजर्स टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय। क्या क्या उपाय है? पहला उपाय, स्ट्रेंथनिंग लॉ एंड रूल्स। क्या मतलब? आप कानून और जो नियम है उसको थोड़ा सा मजबूत करिए, जिससे लोग अकाउंटेबल हो। कैसे? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को मजबूत करिए, ठीक करिए अगर गड़बड़ है तो। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है, उसको ठीक करिए। देखिए, एक एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कई बार ये बोला है कि भ्रष्टाचार और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराइए, मतलब भ्रष्टाचार को दूर करिए, पूरा प्रयास करिए इसका, और जो अधिकारी हैं उनको बोलिए थोड़ा अकाउंटेबल रहे। इसके लिए कई बार निर्देश दिए गए। ठीक है, अब देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोल दिया, तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला जी हुजूर, ठीक है हम करते हैं ऐसा। ये केस का था, ये हुआ कब? विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में हुआ। तो इस मामले में अकाउंटेबल ठहराने के लिए सीबीआई को अधिक स्वायत्तता दे दी कि लो भाई सीबीआई भाई, आपको अधिक स्वायत्तता है, जो भी भ्रष्टाचार करेगा अब बोमा बोम कर देना एकदम। अब ये अच्छे मकसद के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका फायदा उठाती हैं। होता है ऐसा, तो ऐसा होता हुआ दिख जाता है। ठीक है, ये है विनीत नारायण बनाम भारत संघ का मामला। तो लीगल अकाउंटेबल होना जरूरी है। दूसरा, इनहैंसिंग ट्रांसपेरेंसी। दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन। अकाउंटेबल बनाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने के लिए क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। जनता जो जवाब मांगे उसको दीजिए, लिखित में दीजिए। तीसरा, इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड इवेलुएट करना। ठीक है, क्या 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 करती है? क्या जो है सरकारी खर्चों का ऑडिट करती है। ग्लोबल लेवल पे क्या करती है? आईएमएफ सारे देशों का जो पॉलिसी इकोनॉमिक बनी है उसका समीक्षा करती है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हो, बेहतर करिए इसको। कैग को भी थोड़ा स्वच्छता दीजिए, मजबूती रखिए, ये ना हो कि उस पर भी कब्जा हो जाए। चौथा, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म। कैसा? पब्लिक हियरिंग होना चाहिए, जनता की आवाज लोगों को सुननी चाहिए, शिकायतें जो है उसकी सुननी पड़ेंगी, ये ना कि उनको ऐसे छोड़ दिया जाए। ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल बनाना चाहिए, बना तो है लेकिन इतना कठिन बनाया कि सभी लोग इस पे जा सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन बनाने का जो मैकेनिज्म है ना, इसको मजबूत करने का तरीका क्या है? जैसे जो मशीनें आती है ना, छोटी छोटी मशीनें, डिजिटल मशीनें आती हैं हर गांव या पोस्ट ऑफिस पे, ऐसा हर डिपार्टमेंट के पास, जो जिस डिपार्टमेंट के लिए शिकायत करनी उसी डिपार्टमेंट के पास ऐसी मशीनें रख देनी चाहिए, उसको छूना नहीं। वॉइस के थ्रू वो सारी चीजें होनी चाहिए। वॉइस, कई लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते, ऐसे बटन टिप नहीं सकते, बटन दबाने का उनको नहीं पता ज्ञान, और पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बोल सकते हैं। अब एआई है तो एआई का इस्तेमाल करना चाहिए इसमें, कि वॉइस के जरिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है वो बोल तो सकता है ना, तो बोल के उस डिपार्टमेंट में जो अधिकारी है उसका नाम पता है उसको, बोलेगा ये डिपार्टमेंट है, ये अधिकारी है, वो अपना सारा मैकेनिज्म अंदर ही फीड है, तब ठीक कर लेगा। शिकायत हो गई, अब उसका दर्ज हो गया शिकायत, और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक जैसा कुछ कर लेगा, इसमें दे देगा कि ये शिकायत करता है, ऐसा शिकायत कर दी। कितना बढ़िया व्यवस्था है। इस तरीके का कुछ बनाना, तब तो अकाउंटेबल होंगे। सीएम हेल्पलाइन नंबर, पीएमओ ग्रीवांस सेल, इस तरीके का इसको मजबूत करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुराने समय में क्या होता था, राजा का दरबार लगता था, जनता सीधे राजा से अपनी शिकायतें कह देता था डायरेक्ट। तो क्या होता था, इसमें राजा जो है जनता के प्रति जवाबदेह था कि नहीं, जनता सर्वोपरि है। जो ठीक राजा थे जनता के प्रति जवाबदेह रहते थे। और जो मैंने पीछे ये बताया है कि ऑनलाइन मैकेनिज्म को ठीक करा जाए और एआई से थोड़ा जोड़ा जाए इसको, और टच स्क्रीन जैसा नहीं है, वो टच करके सारी चीजें कर लेते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे उनको वॉइस वाला देना चाहिए सिस्टम। पढ़े लिखे नहीं बोल सकते हैं ना, तो बोल के अपनी शिकायतें कर लेंगे। इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म तैयार करें, तो क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी और बढ़ेगी, लोग थोड़ा घबराएंगे। पांचवा, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन।
तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को क्या करना है, मजबूत करना है। और आपको क्या करना है, एक नाम लिखा हुआ है सत्येंद्र दुबे, इस मामले को आपको पढ़ना है खुद से, क्योंकि इतने सारे इश्यूज जरूरी नहीं है कि मैं खुद यहाँ पे बैठ के आपको पूरा इश्यूज बताता फिरूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा विकिपीडिया वगैरह पे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मामला है। छठा है कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, सिविल सर्विसेज कोड ऑफ रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट रूल है, उसको फॉलो करिए, उसको ढंग से पढ़िए, ताकि आपको अपने ही डिपार्टमेंट की सारी चीजें पता रहे कि क्या कर रहे हैं आप, क्या करना है, किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, इसको आपको पढ़ना है। और सबसे बढ़िया जो अकाउंटेबल बनाना है सारे डिपार्टमेंट को, क्या करना है, ऑनलाइन आपने किया ठीक है, इसमें एआई जोड़िए, डिपार्टमेंट के ही पास ऐसा कुछ सिस्टम, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट के बाहर ही ऐसा कुछ मशीन लगाइए जो एआई से जुड़ा हो प्लस वॉइस से जुड़ा हो। इससे क्या होगा, वॉइस मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है बोल सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, वो वॉइस के जरिए जो जिसका शिकायत करना उसका नाम, डिपार्टमेंट का नाम बोल दे, अपना फिंगरप्रिंट लगा दे कुछ, उसके बाद सारी शिकायतें दर्ज हो जाए एक झटके में। उसे बुलाया जाएगा कि क्या किए थे भाई, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है, अब ये महिला ने है, ये पुरुष है, ये बुजुर्ग है, इन्होंने की है शिकायत। ठीक है, तो थोड़ा एआई से ऐड करना चाहिए इसको, लेकिन ये कर नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि इसमें गड़बड़ी तो चल ही रही है, तो अकाउंटेबल नहीं है। ये मैकेनिज्म तैयार करें, टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ेगा अपने आपको, टेक प्लस इसको एआई से ऐड करिए, इस पे काम होना चाहिए, तो क्या होगा, इससे और गुड गवर्नेंस आएगा, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस बोलते हैं वो आएगा। चलते हैं आगे। देखिए, अब हम देखेंगे गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस, मतलब पूरे तीनों देखेंगे कि गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे, एक इंटेंसिटी का अंतर है और काम का भी। देखिए, गवर्नेंस क्या होता है, नॉर्मली आप जानते हैं गवर्नेंस क्या होता है, इमिट गया शासन। गवर्नेंस क्या होता है, किसी भी देश, क्षेत्र, संगठन की प्रक्रियाएं, नियम, संस्थाएं और लोग, क्या होता है, किसी भी देश, क्षेत्र और जो संगठन होते हैं उसकी प्रक्रियाएं, उसके नियम, उसके संस्थाएं जिसमें वो लोग शामिल होते हैं, इस सब लोग मिलकर क्या करते हैं, ये लोग सब मिलकर निर्णय लेते हैं और उसको लागू करते हैं। ठीक है, कोई देश, क्षेत्र, संगठन, प्रक्रियाएं, नियम, संस्थाएं, लोग, क्या होते हैं, ये लोग इसमें ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है और ये लोग मिलकर निर्णय लेते हैं और उसको लागू करते हैं। ठीक है, ये होता कैसा है, ये बिल्कुल तटस्थ वर्णन होता है। ठीक है, कि कैसे शासन किया जाता है, इसमें चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब ध्यान नहीं देते, बस ये सारे लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया, उसको लागू कर दिया। ठीक है, नीचे देख ही नहीं रहे हैं कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ये गवर्नेंस है। ठीक है, ये गवर्नेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ले लीजिए, एक निरंजन नाम के व्यक्ति, एक गांव है, निरंजन जो है मुखिया बन गया, मुखिया के लिए इलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो निरंजन जी के शासन में क्या होने वाला है, देखिए, निरंजन जी के शासन में क्या है, नियम तो है, नियम है, सब कागज पे है, नियम वगैरह बना है कागज पे, योजना भी कागज पे ही बनी हुई है। ठीक है, संस्थाएं भी हैं, जैसे पंचायत वगैरह हो गई, सरकारी विभाग है, ये सब है, निर्णय भी हो रहे हैं, जैसे मुखिया जी और उनके खास लोग ही निर्णय ले रहे हैं, मतलब मुखिया जी तो है, निर्णय भी ले रहे हैं, लेकिन उनके कुछ खास लोग ही है, वही सब लोग मिलकर निर्णय ले रहे हैं, तो मुखिया जी के करीबी लोग हैं, लागू भी हो रहा है, लेकिन जैसे तैसे हो रहा है। तो क्या हुआ, नियम है, कागज पे है, योजना बन गई है, संस्थाएं भी है, पंचायत है, सरकारी विभाग भी है, निर्णय भी हो रहे हैं, लेकिन मुखिया जी और उन्हीं के खास लोग जो है निर्णय ले रहे हैं, लागू भी हो रहा है, लेकिन जैसे तैसे काम चल रहा है। ठीक है, तो ये निरंजन जी का शासन है, उसी में काम हो रहा है। तो निरंजन जी के शासन में क्या हो रहा है, पारदर्शिता की कमी है, पैसे कहाँ आए कहाँ गए कुछ नहीं पता, सरकार भागीदारी कम है, लोगों की बात कम सुनी जा रही है। ठीक है, लोगों से पूछा ही नहीं जा रहा है, निष्पक्षता कम है, अमीर गरीब के साथ जो है उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे हैं, असमान व्यवहार है, दक्षता की कमी है, काम देरी से होता है, गुणवत्ता खराब है, क्वालिटी नहीं है, कुछ बनाया टूट गया। ठीक है, इस तरीके का, जैसे गवर्नमेंट पुल बनाए टूट जाए, तो दक्षता क्वालिटी की कमी है। ठीक है, निरंजन जी के शासन में जवाबदेहिता की कमी है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो कोई जवाबदेहिता नहीं है, कोई जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ है, कोई अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, निरंजन जी के शासन में काम जैसे तैसे चल रहा है, लोग संतुष्ट नहीं है, इस बात पे गौर करिएगा, लोग संतुष्ट नहीं थे, समस्याएं जो कि तो है, और शासन जो है ये क्या है, ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये गवर्नेंस है। अगर ये सारी चीजें ना हो तो क्या होगा, गुड गवर्नेंस, तो अच्छा शासन ये नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। निरंजन जी जो मुखिया जी बने हैं गांव को सुधारने के लिए, दो कौड़ी का काम करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के लोग सारी चीजें पॉलिसी बना रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे हैं, पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है कुछ नहीं बता रहे, अपने में ही लगे हुए हैं, क्वालिटी भी बेकार है, यानी काम तो चल रहा है लेकिन ज्यों का त्यों चल रहा है, ऐसे के तैसे। ठीक है, अब समझेंगे गुड गवर्नेंस क्या होता है। देखिए, गुड गवर्नेंस क्या होता है,
शासन का ऐसा तरीका जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, निष्पक्षता, दक्षता और कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या होगा? गुड गवर्नेंस होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? देखिए, अभी उसी गांव में जिसमें निरंजन मुखिया थे, अब 5 साल हुआ, चुनाव हुआ, जनता ने उनको उठा के फेंक दिया। अब आते हैं आलोक एज अ मुखिया बन के वहां पे। ये क्या करने वाले हैं? देखिए, गुड गवर्नेंस में क्या होगा? भागीदारी होगी, पार्टिसिपेशन होगा। जैसे ग्राम सभा में बैठकें बुलाई जाती है तो सबको मौका दिया जाता है बोलने का, ठीक है, सबको अधिकार दिया जाता है। आलोक जी ये कर रहे थे। रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाएगा, अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आलोक जो मुखिया नए बने वो कर रहे थे। ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसा काम करते थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई लगाइए, पाइए, ठीक है, सबको इन्फॉर्म करते थे। तो क्या करते थे आलोक जी? गाँव के नोटिस बोर्ड पे लिख देते थे सारी चीजें, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, सारी चीजें बता देते थे। अकाउंटेबिलिटी शो करते थे, जैसे भारत सरकार के मामले में कैग, और मुखिया के मामले में मुखिया जी खुद ही अकाउंटेबल रहते थे, जनता को बताते थे। और इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे जोर दिया जाता है। जैसे भारत सरकार के मामले पे आधार कार्ड और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे क्या होता है? डीबीटी करते हैं, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेज देना। इससे होता क्या है? लीकेज नहीं होती है, पैसा चोरी होने का खतरा नहीं होता, डायरेक्ट गवर्नमेंट ने सीधे जनता के खाते में पैसा भेज दिया। ठीक है, तो इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ता है। तो आलोक जी जो मुखिया हैं वो भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, बेहतर। ठीक है, इम्पार्शियल रह रहे हैं, सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो तुरंत समाधान उसका करते हैं। कंसेंसस ओरिएंटेशन, गांव में सभी वर्गों की राय लेते हैं, सबसे पूछते हैं कि देखिए फला गांव में हम इस गांव में तालाब खोदने जा रहे हैं, ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई है, अब सबकी राय ली जा रही है, बताइए क्या क्या कितने कम में हम बेहतर कर सकते हैं, बताइए आप लोग। और सभी वर्ग के लोग बता रहे हैं, SC ST OBC जनरल, जो आप लोग ये क्लास जो बटा हुआ है, सब लोग बता रहे हैं, सबसे पूछा जा रहा है अच्छे से, और सबको आर्टिकल 14 का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आलोक जी पूरा ध्यान रख रहे हैं एज ए मुखिया। ठीक है, तो इनके राज में क्या हुआ? मुखिया जी के राज में, आलोक मुखिया के राज में गुड गवर्नेंस दिखा। सड़कें पक्की बन गई, स्कूल बेहतर थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, उसमें साफ पानी घरों में पहुंचने लगा, और लोग क्या थे? संतुष्ट थे, खुश थे। गवर्नेंस में क्या था? काम जैसे तैसे चल रहा था, ठीक, तो लोग खुश नहीं थे। गुड गवर्नेंस में क्या हुआ? लोग संतुष्ट है, खुश है। देखिए, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में फर्क क्या है? बस काम करने वाला कौन है? जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है प्रशासन में, वही तय कर दे, वही उसकी हरकतें तय कर देती है कि कोई गवर्नेंस जो है गुड है कि बैड है। ठीक है, अगर एक बुरी नीयत वाला है, गलत काम तरीके से, सारी मेलाफाइड तरीके से सारी चीजें कर रहा है, तो वो गवर्नेंस जो है बैड गवर्नेंस बन जाएगा, गवर्नेंस ही बैड हो जाएगा। तो गवर्नेंस है। और अगर ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो पैरामीटर सारी चीजों को फॉलो करेगा तो सीधे गुड गवर्नेंस बन जाएगा, यानी गवर्नेंस ही बैड और गुड में बदल जाएगा एक व्यक्ति के नीयत से। ठीक है, तो गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक तरीका है जिससे सारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, किसी देश क्षेत्र का काम बराबर तरीके से होता रहे, तरीके से। ठीक, एक ये इतने पे ही गवर्नेंस रुक जाता है, ये गवर्नेंस है। अब इसी में गलत तरीके का आदमी बैठ जाए तो इस गवर्नेंस को बैड कर देगा, जैसे निरंजन जी ने किया, निरंजन मुखिया जी ने, और ये आलोक जी क्या है, उसको गुड बना दिए। तो गवर्नेंस ही गुड और बैड में चेंज हो गया। ठीक है, गवर्नेंस का सीधा सा मतलब है कि सर्विसेज जो दी जा रही है जनता को मुहैया कराया, जो सर्विसेज है जनता को मुहैया कराया जाए इक्वली, ठीक तरीके से। ठीक, अब इसमें इसको गुड और बैड कौन बना रहा है? इसमें बैठने वाला व्यक्ति, उसकी नीयत कैसी है। देखिए, अब्राहम लिंकन का इसी पे है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप कोट कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस का भी एग्जांपल बनेगा ये। क्यों? क्योंकि जो सर्विसेज है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के लिए, क्योंकि हमें पैसा दे रही है। क्या दे रही है? पैसा। कैसे दे रही है? टैक्स दे रही है, खूब कमा रही है, खूब कमा रही है, टैक्स भी भर भर के दे रही है, और हम क्या कर रहे हैं? उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है। टैक्स दे रही है तो सर्विस भी देना है बेहतर। सर्विस दे रही है तो गुड सर्विस अगर हमें देना है तो गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए देना, कि गवर्नेंस मजबूत रहे, भरोसा बने जनता का हमारे प्रशासन में, और ये काम आपको करना है। एथिकल गवर्नेंस यानी नैतिक शासन। क्या है ये? गवर्नेंस देखा, गवर्नेंस को ही गुड बैड बनाते हैं लोग, हमने गुड गवर्नेंस भी देख लिया। एथिकल गवर्नेंस क्या है? देखिए, ये गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस से एक कदम आगे है। कैसे? सरकार या किसी भी प्रशासन का ऐसा तरीका जिसमें सभी निर्णयों, कार्य जो है ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही, मानवीय संवेदनशीलता, उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। यहाँ पे देखिए, उच्च नैतिक मूल्य पर आधारित हो। अभी तक क्या चल रहा था? अच्छा काम चल रहा था, काम चल रहा था, फिर अच्छा काम चला, फिर यहाँ पे नैतिक मूल्य ऐड हो गए, ह्यूमन एथिकल वैल्यूज भी ऐड होना चाहिए।
संवेदनशील होने चाहिए, ठीक है। तो एथिकल गवर्नेंस में का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? केवल काम करना नहीं, विश्वास जीतना है, ठीक है, और उनके जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधारना है। किसका? मालिक लोगों का। कौन मालिक लोग? जो टैक्स दे रहे हैं उनका। अगर उनका जीवन बेहतर नहीं है तो हमें उनका क्या करना है? जीवन बेहतर करना है और विश्वास जीतना है। और एथिकल गवर्नेंस का अंतिम लक्ष्य भी यही है। तो एथिकल गवर्नेंस में इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल टीएन सेशन क्या है? मैन ऑफ इंटीग्रिटी बोला जाता है। कौन थे ये? मुख्य चुनाव आयुक्त। ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे नॉर्वे और स्वीडन को हाईली ट्रांसपेरेंट कंट्री बोला जाता है। अपने सरकारी कामकाजों में ये जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ आरटीआई, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब है। फेयरनेस और इक्वलिटी होती है, सभी के साथ समान व्यवहार, आर्टिकल 14, ठीक। रिस्पॉन्सिवनेस एंड कंपैशन, ठीक है, करुणा भी होना चाहिए। एग्जाम्पल है मदर टेरेसा, पर्सनालिटी एक है, पर्सनालिटी वाले एग्जाम्पल में जाएंगे ये जाएंगी। तो रिस्पॉन्सिवनेस और कंपैशन, जब भी किसी को कोई तकलीफ होती थी मदर टेरेसा पहुंच जाती थी कोली की रफ्तार से। अब हम इन सबका हायरार्की जब सेट करेंगे, जैसे गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, तो एथिकल गवर्नेंस टॉप पे पाया जाएगा, ठीक है। गवर्नेंस आएगा, फिर गुड, ये क्या क्या कह रहा है? काम करो। ये क्या कह रहा है? अच्छा काम करो। ये क्या कह रहा है? अच्छा काम के साथ नैतिकता भी बनाए रखो, ठीक। तो ये टॉप पे जाएगा। तो एथिकल गवर्नेंस में अगर हम कुछ जोड़ना चाहे ना तो कह सकते हैं एथिकल गवर्नेंस कैसे बन रहा है? ये गुड गवर्नेंस प्लस गवर्नेंस, इन दोनों को जब इसमें मिला देते हैं पूरा, तब बनता है एथिकल गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस को निकाल दो बाहर तो तैयार होगा एथिकल गवर्नेंस। ये हायरार्की है, ठीक। अब स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल गवर्नेंस का क्या है? देखिए स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या है? ये मानक है। इंटीग्रिटी पढ़ा दिया गया है, ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी पढ़ा दिया गया है, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी पढ़ा दिया गया है, ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी एंड फेयरनेस पढ़ा दिया गया है, ठीक है। कॉम्पिटेंस एंड इफेक्टिवनेस ये बता दिया गया है, ठीक है। ये है मानक किसके? एथिकल गवर्नेंस के। ये सब स्टार्टिंग की क्लास जो बीच से कूद के देख रहे हैं उनको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो शुरू से देख रहे हैं एकदम उनको पता चल जाएगा ये सब क्या है। ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं एथिकल गवर्नेंस का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे क्लासेस इसलिए रखा जा रहा है ताकि बातें थोड़ा समझ में आए, और बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही होंगी तो कुछ लोग सोचेंगे यार कि बार बार इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, यही सब चीजें आ रहा है, यही आएगा। और बार बार बोलने का मतलब ये है कि बार बार जब मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको याद हो रहा है सब। रिपीट, जितनी बार रिपीट हो, रिपीट होते होते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मेन पर्पज क्या है? परीक्षा हॉल में जाए, एग्जाम हॉल में जाए तो आपको क्या हो? आपको याद रहे, लिखते वक्त आपको सोचना ना पड़े यार क्या था। इसलिए बार 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 ये सब बोले जा रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप बोर हो गए सुनते सुनते, इसका मतलब ये है कि आपको याद हो गया है। इसलिए आप बोर हो रहे हैं कि यार एक ही बात आ रहा है, इंटीग्रिटी कुछ नया है। आप बोर हो रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग के हर ब्रेन के हिस्से पे वो फिट हो चुका है एकदम, आपको याद है पूरा, ठीक है। इसे कहते हैं रिपीटेड एक्सपोजर। रिपीटेड एक्सपोजर, इसको आप, जिसको आप लोग कहते हैं ना रिवीजन करो भाई, रिवीजन करो भाई, ये वही है आपको याद होने का तरीका। मैं बोल बोल के आपको परेशान कर दूं, या फिर आप खुद से बार 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 पढ़ते हुए परेशान हो जाए और आपको याद हो जाए, यही मकसद है, ठीक है। तो ये करना है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम है ISPCS SSC। थैंक यू।